ये आपने रिक्वेस्ट की थी कि थर्मोडायनेमिक्स पहले रिवाइज करा दीजिए, तो मैंने ये पहले थर्मो का रिवीजन करा दिया है। इसके अंदर थर्मो के रिवीजन के अंदर मैंने 3 चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में कवर किया है। देखो, थर्मो में 3 चैप्टर होते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स और एक आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मैंने कंबाइंड फॉर्म में पूरी थर्मोडायनेमिक्स कवर कर दी है, ठीक है। अब अगेन मैं छोटे छोटे क्लिप में डलवा दूंगा, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा उसको करके देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। देखिए, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए मोनो एटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V। हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर V है, वॉल्यूम V, आइसोथर्मली हमने इसे एक्सपेंड किया है। लेटर से प्रेशर हो गया P डैश और वॉल्यूम कितना दिया है 2V। वॉल्यूम बताया, प्रेशर नहीं बताया। आगे लिखा है एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V, और फिर हमने इसको फिर से एक्सपेंड किया, इस बार एडियाबेटिकली। अब प्रेशर हो गया P डबल डैश और वॉल्यूम कितना दिया है 16V। वो हर बार वॉल्यूम बता रहा, प्रेशर नहीं बता रहा। कोई नहीं, ये प्रोसेस इस तरह से हुआ। अब पहले बात करते हैं बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस की। देखिए, आइसोथर्मल के अंदर आपको पता है P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के, यानी कि जितना PV इनिशियल होगा उतना PV फाइनल होगा। इनिशियल प्रेशर P, वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर P डैश, वॉल्यूम 2V। तो यहां से P डैश कितना आ गया बेटे P/2, यहां से P डैश की वैल्यू आ गई। अब इधर आ जाइए, यहां से यहां हम एडियाबेटिकली गए हैं और एडियाबेटिक में होता है PV की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब जितनी वैल्यू ये इनिशियल होगी उतनी वैल्यू ये फाइनल होगी। PV की पावर गामा इनिशियली फाइनली क्या रहेगा सेम। अब एडियाबेटिक यहां से शुरू हुआ है, यहां से यहां तक, तो इनिशियल प्रेशर क्या है P डैश, जो तुमने भी निकाला P/2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है 2V। मोनोएटॉमिक का गामा क्या होता है 5/3। फाइनल प्रेशर P डबल डैश, ये पता नहीं। फाइनल वॉल्यूम 16V की पावर 5/3। ये वाली इक्वेशन आ गई बेटा। अब ये वाला टर्म जो पावर वाला टर्म है नीचे ले जाइए, तो ये आ गया P/2 और ये आएगा 2V डिवाइड बाई 16V की पावर 5/3 इक्वल्स टू P डबल डैश। ये हमें फाइनल प्रेशर प्रोवाइड करेगा। अब 2V/16V को कैंसिल करेंगे तो बेटा 8 से कैंसिल हो जाएगा ये। अब मैं अगले पेज पे इसको कंटिन्यू करूंगा। P/2 और ये आ गया 1/8 की पावर 5/3 इक्वल्स टू P डबल डैश। अब बेटे यहां पर 8 की 2 पावर हैं, एक है पावर 5 और एक है 1/3 यानी कि क्यूब रूट। ये जो 1/3 है, देखो उसमें 2 पावर अलग है। 5/3 का मतलब 5 अलग पावर है, 1/3 अलग, अलग अलग भी ले सकते हैं। अब अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5। जब मैंने क्यूब रूट ले लिया तो 1/3 गायब हो गया, अब तो 5 बचा बस। अब 2 की पावर 5 करना है बेटे, इनटू 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 रहेगा, 2 की पावर 5 क्या होता है 32। तो यहां से देखो बेटा ये आ गया P/64, तो फाइनल प्रेशर जो होगा वो P/64 होगा। बेटा 1 की पावर 5 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 रहेगा। हाँ, 2 की पावर 5 आप करके देख सकते हैं बेटा, आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लें, वो आप खुद करके देख सकते हैं, 32 आ जाएगा। तो यहां से आंसर आ गया P/64। तो फाइनल प्रेशर कितना हो गया बेटे, ये हो गया P/64। चेक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स का भी थोड़ा यूज होगा। ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ टेम्परेचर। कहता है मेरे पास जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है और एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर प्रोपोर्शनल है किसके, T क्यूब के।
लिखा है ना, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, मैथमेटिकली ये लिखा उसने। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो पी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से उसने हमें प्रेशर की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। क्या चाहिए? रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी, गामा पूछ रहा है। सीपी बाय सीवी का रेशियो एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा होता है, गामा चाहिए। तो उसने ये बता दिया प्रोसेस एडियाबैटिक है, और उसने हमें प्रेशर की वैल्यू भी दे दी है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा की वैल्यू। अब देखिए, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, एक होता है टी वी की पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और एक होता है पी 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमारे पास ये 3 रिलेशन होते हैं, तीनों एडियाबैटिक के हैं। मैं इसको प्रिफर कर रहा हूं क्योंकि यहां पर पी और टी दिया और हमारे पास भी रिलेशन पी और टी। एक काम करता हूं, अपने पी को इस एडियाबैटिक के फॉर्मूले में पुट कर देता हूं। यह आ जाएगा सी टी क्यूब की पावर, ये वाले वैल्यू मैंने यहां पुट कर देनी है, 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। या अब सी की पावर कुछ भी कर दे वो रहेगा कांस्टेंट ही, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, सी डैश कह देते हैं भाई। कांस्टेंट की पावर लेंगे तो अगेन कांस्टेंट ही आएगा, हां अनदर कांस्टेंट आएगा, लेट अस से सी डैश। यहां 2 पावर है, पावर पे पावर लगी है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये मैंने यहां पर एक मैथ्स की प्रॉपर्टी लगाई है बेटा, कि अगर किसी के ऊपर पावर पे पावर लगी हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि अगर पावर पे एक और पावर लगी हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। मैंने वही किया बेटा। अब यहां पर देखो, ये 2 टर्म है, ये टी और ये टी। अगर 2 टर्म मल्टीप्लाइड हो और उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड। ये भी मैथ्स का फॉर्मूला है। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n को लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। प्रोडक्ट में अगर 2 टर्म के बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं वही करूंगा बेटे, c डैश 2 टर्म के बेस सेम है तो इसको लिखूंगा, पावर ऐड कर दूंगा, 3 माइनस 3 गामा प्लस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दोनों की पावर मैंने ऐड कर दी। अब -3 गामा प्लस गामा ये आ गया -2 गामा। अब ये रिलेशन मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करूंगा बेटे। ये आ गया आपका c डैश t की पावर 3 माइनस 2 गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये वाला कांस्टेंट भी इधर ले जाओ, क्या आएगा? अनदर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो, इट विल अगेन प्रोड्यूस ए न्यू कांस्टेंट, फिर से कांस्टेंट आए। अब मैथ्स की प्रॉपर्टी है, एक सिंगल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तभी हो सकती है जब वो पावर 0 हो जाए। एक सिंगल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तभी आ सकती है जब पावर कांस्टेंट हो। अगर एक सिंगल वेरिएबल है उसकी पावर अगर कांस्टेंट आ रही है, ये तब पॉसिबल है जब n क्या हो जाए? 0 हो जाए। क्यों बेटा? लेफ्ट साइड वेरिएबल है, राइट साइड कांस्टेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक राइट साइड लेफ्ट साइड वेरिएबल हो और राइट साइड कांस्टेंट हो, ये तभी पॉसिबल है जब वेरिएबल की पावर 0 हो। क्यों? वेरिएबल की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि अब 3 माइनस 2 गामा को क्या कर दिया जाए बेटा? 0 कर दिया जाए। अब इधर ले जाइए, यह आ जाएगा आपका 2 गामा, तो यहां से गामा आ गया बेटे 3/2, तो इसका एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा 3/2 आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आपने, मैंने 3 मैथमेटिक्स के कंसेप्ट लगाए हैं। पहला कंसेप्ट तो मैंने ये लगाया है कि किसी की पावर अगर 2 बार हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। फिर ये कंसेप्ट लगाया, अगर 2 टर्म प्रोडक्ट में ऐसे आ जाएं जिनके बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। और तीसरा कंसेप्ट मैंने लगाया कि अगर किसी सिंगल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के बराबर है तो वो पावर कंफर्म क्या हो जाती है? 0। अब ये मैथमेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, हालांकि फिजिक्स के भी फॉर्मूले लगे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के, सर वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी।
ठीक है। और कोई तरीका भी हो सकता है, और कोई तरीका भी आएगा, वो मैथमेटिकली आएगा। आप तरीका कोई और भी लगा सकते हैं, कई तरीके हैं, मगर हर तरीके में मैथ्स आएगी। आप मैथमेटिक्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगे इसमें। तो हमारा आंसर आ गया बेटे 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ग्राफ का भी यूज करना है और अपने फॉर्मूलों का भी इस्तेमाल करना है, दोनों को मिला के क्वेश्चन किया जाएगा। 2 moles of ideal gas is taken in cyclic process। 2 मोल गैस के एक साइक्लिक प्रोसेस में गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी टू ए। एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस कवर हुआ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी एंड सी डी टेम्परेचर आर 500 एंड 300। कहता है ए से बी में टेम्परेचर 500 है और सी से ए में टेम्परेचर क्या है 300। पूरा ए से बी कांस्टेंट टेम्परेचर है 500, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। और सी टू डी अगेन टेम्परेचर कांस्टेंट है 300, ये भी आइसोथर्मल है। तो यहां पर अगर आप इसे देखें तो ए बी एंड सी डी ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि दोनों के ए से बी तक का भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, सी से डी का भी कांस्टेंट है। और बी से सी आप देख सकते हैं, बी से सी थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है 2V0 और डी टू ए थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट है V0। ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है। बी से सी और डी से ए ये दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस हैं, ए बी सी डी आइसोथर्मल है, बी सी और डी ए ये आइसोकोरिक है। क्या चाहिए? हीट एब्जॉर्ब चाहिए। इस पूरे साइक्लिक की हीट एब्जॉर्ब चाहिए। देखिए आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क। ये और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U हमेशा क्या आता है 0। तो बेसिकली हीट जो आएगी बेटा वो वर्क के बराबर आएगी। ठीक है, इस तरह से। किसका वर्क? साइक्लिक प्रोसेस का वर्क, पूरे साइकिल का वर्क। वर्क इन ए बी प्लस वर्क इन बी सी प्लस वर्क इन सी डी प्लस वर्क इन डी ए, पूरे साइक्लिक का वर्क। जो वर्क होगा वही हीट होगी। इसमें से BC और DA आइसोकोरिक है जिनका वर्क 0 होता है, तो इन दोनों का वर्क तो 0 हो गया। यानी कि आपको वर्क किसका चाहिए? बस AB और CD का चाहिए बस। अब मैं वर्क निकालूंगा, पहले मैं नेक्स्ट पेज पे इसको नोट डाउन कर दूं। मुझे वर्क चाहिए AB प्रोसेस का प्लस CD प्रोसेस का। और कैसे निकलेगा? देखिए AB और CD दोनों आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है Nr2 log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम log टू द बेस E। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। AB पे लगाता हूं, N मोल कितने हैं 2, टेम्परेचर कितना AB का 500 log फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। चलिए प्रोसेस को देखिए, फाइनल इनिशियल वॉल्यूम पता लगेंगे। चलिए A से B ये स्टार्टिंग है इनिशियल, ये फाइनल है B। इनिशियल का वॉल्यूम V0 है, फाइनल का वॉल्यूम है 2V0। चलिए फाइनल वॉल्यूम 2V0, इनिशियल वॉल्यूम V0 प्लस, अब ये फॉर्मूला AB पे लग गया, अब ये फॉर्मूला लगेगा CD पे। मोल अगेन 2 है और टेम्परेचर है C से D का 300 लॉग फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब ये CD पे लग रहा है, चेक करो CD का फाइनल इनिशियल वॉल्यूम क्या है। C से D का एरो उल्टा है, हम C से D गए हैं, हम C से D गए हैं तो C इनिशियल है वॉल्यूम 2V0, D फाइनल है वॉल्यूम V0। फाइनल वॉल्यूम V0 लेना है, इनिशियल वॉल्यूम 2V0। ये आ गया। चलिए इसको लिखते हैं। ये आ गया 1000 R ln2। ln का मतलब होता है log टू द बेस E और V0 तो कैंसिल ही हो गया था। ये कितना आएगा बेटे? ये आएगा 600 R ln हाफ। अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1000 R ln2। ln हाफ है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं तो बाहर एक माइनस लगाना पड़ता है।
आप माइनस लगा देंगे तो अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ln2 हो जाएगा। अब इन्हें माइनस करेंगे तो ये आता है 400 r ln2। देखिए इसके अंदर आप कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये आएगा बेटे 400 इंटू r 8.3 ln 2.693 होता है, 0.69 ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2290 के आसपास आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन में चला जाएगा, ये 2290.3 जूल। चेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल कंटेन इन 4.5 kg वाटर एट STP इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिश अवे। मेरे पास कंटेनर में पानी है 4.5 kg पानी, मुझे इसका वॉल्यूम बताना है, मगर अभी नहीं बताना, तब बताना है जब मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स खत्म हो जाए। वो कब होगा सर? अगर ये पानी वेपोराइज होके वेपर बनाए और फिर वेपर आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि आइडियल गैस में काइनेटिक थ्योरी की अजम्पशन होती है कि गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। जब गैस आइडियल आ जाती है तो आइडियल गैस में दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स खत्म हो जाए तो ऐसा तभी होगा जब ये पानी वेपराइज होके आइडियल गैस बना ले। जब तक ये आइडियल गैस नहीं बनेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैनिश नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं फोर्स खत्म हो जाए तो आप मान लीजिए कि पानी आइडियल गैस में कन्वर्ट हो चुका है। पी विस्कस टू NRT लगा दीजिए। STP पर प्रेशर कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 10⁵ वॉल्यूम निकालना है। 4.5 kg मास है, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल आ जाएंगे। पानी का मोलर मास सबको पता है 18 ग्राम होता है, केजी में कन्वर्ट कर लेना। गैस कांस्टेंट 8.3 और STP पे टेम्परेचर होता है 273। तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटे? यहां से वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैंने जो कंसेप्ट बताया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अब थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे बेटा। ये सारी पावर उधर ले जाइए। 4.5 by 18 इंटू 8.3 इंटू 273 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 5 इधर नीचे आ जाएगा। तो ये इसे कैंसिल करके ये 100 बना देगा इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर इसे आप इससे कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 4, मतलब 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2.1। ठीक है, अब ये V आ गया आपका। 273 इंटू 2 करेंगे तो लगभग 5.4 5.6 के आसपास आएगा। 5 आप कह सकते हैं ये आएगा आपका 560 के अप्रोक्सीमेट आएगा, और नीचे 100 भी है तो ये आ जाएगा आपका 5.6, इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। एग्जैक्ट कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं हमें, वहीं से देख लेंगे, इसको चेक कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन है। इसमें एक VT ग्राफ दिया है और क्लास में पढ़ाया जाता है कि VT ग्राफ अगर लीनियर हो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो क्योंकि VT ग्राफ पे दोनों ग्राफ लीनियर भी हैं और दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं तो ये दोनों आइसोबैरिक प्रोसेस है। अब PV = NRT के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैं V को लिख सकता हूं NR/PT। आपका वॉल्यूम Y एक्सिस पे है, आपका टेम्परेचर X एक्सिस पे है। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है ये स्लोप होता है, यानी कि tan थीटा। तो tan थीटा कितना आ गया? NR/P। tan थीटा प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका थीटा कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं 1 का थीटा कम है, हाँ, तो P1 ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2। P1 विल बी मोर देन एज कंपेयर टू P2। चेक कर लीजिए, ऐसे क्लास में ये चीज पढ़ाई जाती है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है 3 कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम
कंटेन 3 डिफरेंट गैसेस। हमारे पास 3 कंटेनर हैं, तीनों के वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी, वॉल्यूम वी। तीनों में अलग अलग गैसेस है, गैस ए, गैस बी, गैस सी। कंटेनर सेम वॉल्यूम के, गैस अलग अलग। आगे, द मासेस ऑफ मॉलिक्यूल आर m1 m2 m3 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर n1 n2 n3। इन सबके मासेस भी दिए गैस के और मोल भी दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिए। आगे, द गैस प्रेशर इन कंटेनर आर P1 P2 एंड P3। इन तीनों के कंटेनर का प्रेशर भी दिया। आगे क्या लिखा है, ऑल द गैसेस आर नाउ मिक्स्ड एंड पुट इन वन ऑफ दीज कंटेनर। अब मैंने क्या किया, अभी तो 3 गैस अलग अलग थी, अब तीनों गैस को मिक्स करके एक ही कंटेनर में फिल कर दिया मैंने। उसी कंटेनर में, वो कौन सा, तीनों आइडेंटिकल हैं, किसी एक में भर दीजिए आप। तीनों गैस भर दिया हमने, A प्लस बी प्लस सी। अब पहले गैस अलग अलग थी, अब तीनों गैस को मिक्स किया और तीनों में से किसी एक कंटेनर में मैंने फिल कर दिया। क्या चाहिए, द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी। पूछ रहा है कि जो मिक्सचर आएगा इसका अब प्रेशर कितना होगा, लेट इस से कितना मान लेते हैं, P। देखिए, पहली गैस पे अगर हम P विस्कस टू NRT लगाएं, प्रेशर P1, वॉल्यूम V, नंबर ऑफ मोल N1 RT, तो यहां से N1 आ गया P1V by RT, इक्वेशन 1। फिर दूसरी गैस पे हम P विस्कस टू NRT लगाएं, प्रेशर P2, वॉल्यूम सेम, मोल N2, टेम्परेचर T, तो यहां से N2 आ गया P2V अपॉन RT, दैट बिकम्स इक्वेशन 2। फिर हम तीसरी गैस पर P विस्कस टू NRT लगाएं, P3V इक्वल्स टू N3RT, तो यहां से नंबर ऑफ मोल आ गए P3V by RT, नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 3। तो मैंने 3 बार P विस्कस टू NRT लगाकर तीनों के अलग अलग मोल निकाल दिए। अब मिक्सचर पे फॉर्मूला लगाता हूं, मिक्सचर का प्रेशर P, वॉल्यूम V, लेटेस्ट से मिक्सचर का नंबर ऑफ मोल N RT, तो यहां से मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल आ गए PV by RT, दैट इक्वेशन 4। तो मैंने क्या किया है, मैंने तीनों कंटेनर पे P विस्कस टू NRT लगाकर उनके इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। फिर फाइनली मैंने मिक्सचर पे भी P विस्कस टू NRT लगाकर मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। ठीक है, चेक कर लीजिए, पहले मैंने अलग अलग गैस निकाले, फिर कंबाइंड किए। अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल कंजर्व्ड रहते हैं, तो आपको पता है अगर मोल कंजर्व्ड है तो जितने मोल इनिशियल होंगे उतने ही फाइनल होंगे। इनिशियली तीनों गैस को मिलाकर कितने मोल होंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, और फाइनली पूरे मिक्सचर के मोल कितने हैं। आपको पता है मोल तो कंजर्व रहते हैं ना, तो जितने मोल इनिशियली थे तीनों कंटेनर को मिला के उतने फाइनली होंगे पूरे मिक्सचर में, क्योंकि मिक्सचर कैसे बना है, पहले की जो 3 गैस हैं उनको मिक्स करके ही तो मिक्सचर बनाया है, तो तीनों गैस का जो सम ऑफ मोल होगा फाइनल के बराबर होना चाहिए। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए बेटे सारी, P1V by RT प्लस P2V by RT प्लस P3V by RT इक्वल्स टू PV by RT। RT थ्रू आउट कैंसल होगा, V भी थ्रू आउट कैंसल होगा, RT से RT कैंसल हो गया थ्रू आउट, V से V कैंसल हो गया, तो कितना आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल्स टू P। टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर। अब आंसर आ गया हमारा ऑप्शन सी। चेक कर, इस क्वेश्चन को मैंने मैन्युअली सॉल्व किया है, तुम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। डाल्टन्स लॉ कहता है कि अगर हम कुछ गैसेस को अलग अलग बंद करें किसी फिक्स वॉल्यूम में और बाद में उन सबको मिक्स करके सेम वॉल्यूम में बंद कर दें, तो मिक्सचर का प्रेशर जो आता है उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर आता है। तो अगर किसी को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद हो तो बिना सॉल्व के बता सकता है कि मिक्सचर का जो प्रेशर होगा उनके इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो किसी को डाल्टन्स लॉ होता है, डायरेक्ट हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।